हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखा था। आज हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हम जो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वो एक मेथड है, उस मेथड से करते हैं। मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड और इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है और इसको समझना है। देखो, पहले मैं बताता हूं मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, उसके बाद में आपको कुछ टर्म्स यहां पर सीखनी है। तो देखिए, मैट्रिक्स मेथड मैंने हेडिंग डाल रखी है और दो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको दे दी। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब 10th में तो हमारे पास मेथड था कि दोनों को क्या करो आप, सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, लेकिन यहां पर किस मेथड से करना है हमको, मैट्रिक्स मेथड से। तो आप थोड़ा ध्यान से सुने इसको। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप देखिए आप क्या करोगे, एक्स और वाई जो वेरिएबल है, वेरिएबल की कोफिशिएंट को क्या लिख दोगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दोगे। तो आप देखो ये आएगी क्या मैट्रिक्स, A1 A2 B1 B2। ठीक है, जो वेरिएबल हो, वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, जो भी वेरिएबल हो। तो पहले दोनों इक्वेशन में क्या किया हमने, एक्स के कोफिशिएंट लिख दिया, फिर वाई के लिख दिए, जेड होता तो फिर जेड के लिख देता है। यहां पर क्या कर दो, वेरिएबल्स लिख दो, इक्वल का साइन, और जो भी आपके इक्वल में चल रहा हो। अभी बताओ इक्वल में क्या है हमारे पास, C1 और। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपके फर्स्ट जो आता है इसको क्या नाम देते हैं हम, कैपिटल ए। ठीक है, ये एक्स वाई वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स होती है इसको क्या नाम देते हैं हम, कैपिटल एक्स। और जो भी आपके इक्वल में होता है उसको क्या देते हैं हम, बी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन से निकाला है, अभी क्वेश्चन से निकाला है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये ए उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। हमें पता ना ए उधर जाके डिवाइड में होगा, और मैट्रिक्स को कभी भी डिवाइड में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम, इनवर्स में लिखेंगे। तो हमारे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो आप देखिए बी तो आपके पास क्वेश्चन में है, मतलब आपको क्या निकालना है पहले, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। हम इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो एक तरीके से ये आपके सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहां क्या होता है, कल हमने सीखा था ए इनवर्स के अंदर कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, और अगर ये हो तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सीखा था ना हमने कल। अब आप थोड़ा सा इसको रोककर और इधर ध्यान देना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखिए, दो लाइन लेते हैं, दो लाइंस किस किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखिए, हम दो लाइंस लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो आप देखिए, हमने ये दो लाइंस ली, इन दो लाइंस का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इन दो लाइन का यूनिक सॉल्यूशन ये आ रहा है। ओनली एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो है इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड, मैंने एक लाइन ये ली, इसी के ऊपर एक और लाइन ले ली, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यूं मान के चलो ये कितनी लाइन है, दो लाइन है। तो आप देखोगे इस पर कितने बिंदुओं पर कट कर रही है एक दूसरे को, इनफाइनाइट। तो आप देखोगे यहां पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक। यहां पर सॉल्यूशन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों,
क्योंकि एक लाइन ये और दूसरी इसी के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है दो लाइन हो पैरेलल। तो आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कभी भी नहीं काटती है, और कभी भी नहीं काटते तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप अगर किन्हीं भी लाइंस को किन्हीं भी लाइन को सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, आपके पास तीन कंडीशन आ सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, या नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तीन कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए इन तीन कंडीशन को उसने नाम क्या दिया। ये जो दो कंडीशन होती है ये होती है हमारी कंसिस्टेंट, और ये होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपकी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ रहा हो, अब सॉल्यूशन टू टाइप से हो सकता है, या तो यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो वो क्या होगा आपके कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको पता भी होगा, फिर मैंने आपको बता दिया कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे कि गिवन थी ना एक क्वेश्चन, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको चेक करने का मेथड होता है ये कि अगर आपके डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ए आ जाता है। जो ए होता है अगर वो आपके आ रहा है, मैंने यहां पर आपको गलत लिख दिया, अगर a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक। ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब वो क्या है कंसिस्टेंट होगा। आया समझ में। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो इसमें आपके दो कंडीशंस बनती है। क्या क्या बन सकती है, या तो सॉल्यूशन क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, या तो सॉल्यूशन क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट नहीं आएगा तो क्या आएगा सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब इनफाइनाइट आता तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट, और यहां पर क्या होता है ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, आप एक बार और इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। देखो किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन क्या होती है लाइन की इक्वेशंस होती है। तो किन्हीं भी दो लाइंस को सोल्व करने पर एक कंडीशन ये बनती है जहां आपका सॉल्यूशन क्या होता है यूनिक होता है, मतलब वो क्या कर रहे हैं दोनों को ओनली एक ही किसी पॉइंट पर काट रही है। इनफाइनाइट मतलब जब दोनों लाइन क्या हो एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, पैरेलल हो लेकिन दोनों के ऊपर हो तो वो क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और दोनों लाइन पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। तो थ्री कंडीशंस बन रही है, शुरू की दोनों में जो सॉल्यूशन है और जब सॉल्यूशन हो तो क्या होता है कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। तो ये तो हमें पता है। अब हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के बारे में कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन से जो ए मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया उसका डिटरमिनेंट निकाला। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो नहीं होगी, ठीक है, नॉन जीरो है जीरो। अब नॉन जीरो है तो 100% क्या यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट। अब बात हो रही है कि इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो, अब इज इक्वल टू जीरो आने पर दो कंडीशन बन रही है, या तो इनफाइनाइट आंसर आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट मतलब कंसिस्टेंट और ये मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब इक्वल टू जीरो आ जाए तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉट कंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, ये तो देखिए आप कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो 100% यूनिक सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वल टू जीरो है तो टू कंडीशन हो रही है। अब क्या होगा अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बी से करना पड़ेगा। ठीक है,
एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बी से करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या आ सकता है, तो देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जब डिटरमिनेंट ए की नॉट इक्वल टू 0 आए अगर वैल्यू, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इज इक्वल टू अगर 0 आए तो आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इन दोनों में आपको दिखेगा अगर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से करने पर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, और इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो या तो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे नहीं आता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था, बता दिया। एक बार आप इन सबको नोट करें, फिर हमें क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको एक बार। देखिए मैंने आपके नोटबुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन दिख रही है और क्वेश्चन कह रहा है इसमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है आपको, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। हमें पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो इसको लिखे हम मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, 1 3 2, यहां पर 2 3, यहां पर लिखते हैं हम वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, और यहां पर लिखते हैं 2 and 3, यही करते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जो आपका फर्स्ट नंबर पे है ये हमारे क्या है ए, तो आप इससे देखिए बताइए, इसको हम नाम देते हैं ए एक्स बी। बताइए ए इक्वल टू क्या है आपके पास, या है इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू। ठीक है, आपको यहां पर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, ओनली क्या पता लगाना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बताओ। अभी यहां लिखा था मैंने कि हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, इससे आपको पता चलेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अब देखते हैं हम क्या करें, यहां पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, ये 2 इंटू 2 4, कितना है -1, नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक हो तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बस आपके ट्रू हो गया। समझ में आया, तो आप इसको नोट करें, फिर हम और एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो लीनियर इक्वेशन हमारे सामने है और हमें क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हमें पता है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद में इसको हम कैपिटल ए रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स और इसको बी। आप देखिए ए की वैल्यू आपके सामने क्या आई, ये एक्स क्या आया ये, और बी क्या आया ये। अब ये सब आने के बाद क्या करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो हमने डिटरमिनेंट ए निकाला, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, उससे क्या कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है, कंसिस्टेंट है। लेकिन यहां पर क्या रहा है, इज इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि जब इज इक्वल टू 0 आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी से किया। लेकिन पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले जितने भी एलिमेंट है सबके क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। ये हम कल सीख चुके थे, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो पहले वो देखें, फिर इसको समझे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड होने के बाद उसका मल्टीप्लाई किया बी से, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, देखिए 0 आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज
इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपके शुरू में जो मैंने फंडामेंटल बताया वो अच्छे क्लियर होने चाहिए। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में कितने लीनियर इक्वेशन थी, 2। अब हम एक 3 वाला कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, फिर ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर और ए निकालते हैं। तो अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो वैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आप सबको आ चुका है, तो लिख देते हैं हम। थोड़ा सा स्पीड से करता हूं मैट्रिक्स फॉर्म को लिखना। आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो एक्स के कोफिशिएंट, उसके बाद वाई के, उसके बाद जेड के। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां एक मैट्रिक्स और बनाओगे। यहां पर क्या लिख दोगे, वेरिएबल्स लिख दोगे, और इक्वल में जो आपको इक्वेशन में इक्वल में लिख रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना हमको आता है। अब मैट्रिक्स फॉर्म तो आपके सामने आ चुका है, अब क्या करें हम। अब आप इसको देख के आसानी से पता लगा सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉरी, यहां 3a 1 2 2a, ये आपके ए आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, और ये बी आ रहा है। ठीक है, फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं। मैंने यहां लिख दिया 1 1 1, यहां लिख दिया ये, यहां लिख दिया ए और 2a। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। लेकिन एक्सपांशन से पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड रो में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। आपको थर्ड रो के अंदर ए कॉमन दिख रहा है क्या, और हमें पता है डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन आता है। अब थोड़ा सा डिटरमिनेंट को सोल्व करना सिंपल पड़ जाएगा ना, तो आप डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो हम इधर करता हूं सोल्व। आप देखिए ये तो हमारा था ए, यहां सोल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले इस 1 के लिए करोगे, इस 1 के लिए रो और कॉलम को छोड़ने के बाद बचेगा 3 × 2 6, और ये कितना बचेगा 2। तो हम यहां लिख देंगे 6 - 2। यहां आएगा आपके -1, आप देखोगे 4 - 2। एक्सपांशन कर रहे हैं, आप सभी को एक्सपांशन आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 - 3। ये देखिए यहां लिखते 6 में 2 कितना तो बचेगा, ये हमारे पास 4। यहां बचेगा आपके पास 2, जो क्या हो जाएगा -2, और वो हो जाएगा -1। आप ये देखोगे इसका 1, और ये कितना आएगा, ये जो क्या है हमारा नॉट इक्वल टू 0। अब जब नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो हम यहां लिख देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हमें ये नहीं बताना है यूनिक है, इनफाइनाइट है, हमें बताना ओनली कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी हमारा आंसर क्या आया, कंसिस्टेंट। अगर ये अभी इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं, हम एडजेंट ऑफ ए निकालते, उसका मल्टीप्लाई बी से करते, नॉट इक्वल टू 0 आता, और उसको क्या लिख देते हैं हम, इनकंसिस्टेंट लिख देते हैं। तो अब कंसिस्टेंसी चेक करने वाले क्वेश्चन तो आपको आ चुके हैं, एक बार इसको नोट करें, फिर हम सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 में कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जो निकालने का तरीका होगा लगभग सेम होगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं। आप देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहां पर 1। इस थर्ड इक्वेशन में आपको एक्स नहीं दिख रहा है, और जब एक्स नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब लिखते हैं y का कोफिशिएंट 1 - 2 3। इसके बाद z के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं।
इसके बाद यहां लिखोगे एक्स वाई जेड और इक्वल में जो भी हो वो लिख दो। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है आपके सामने, एक्स की वैल्यू क्या आई, तो यहां तक तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, और बी की वैल्यू, तो ये तो हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वैसे कर रहे हैं। अब यहां पर भी चेक तो हमें करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में 100% आपके क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट ए है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी और आप आसानी से आगे क्वेश्चन कर सकोगे। तो हम देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक बच्चों, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप निकालो। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास आई 34 जो नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब कंसिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकाले वो हम सीख रहे हैं। अब हमें पता है सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको, मैंने शुरू में बताया था, आपको निकालिए कैपिटल एक्स की वैल्यू। इसका मतलब ए उधर जाए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स बी। आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, और ए इनवर्स फाइंड करना हम कल अच्छी तरीके से सीख चुके थे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब बताइए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स का यूज करके और ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ए का डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम करते हैं, तो देखिए इधर करते हैं। पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट है कौन कौन सा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको आता ही है। तो आप निकालिए एक बार इसको वीडियो को पॉज करके। तो आपको कोफैक्टर्स को सोल्व करने पर वैल्यूज ये आएगी और इनकी वैल्यू यहां रखकर ट्रांसपोज करने पर आपका आंसर आ जाएगा किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, ठीक यही होता है ना ए इनवर्स। और 13, 8, 1, सॉरी यहां पर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। इसकी वैल्यू है तो 34 और इसकी वैल्यू 3, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। तो ये आपके सामने ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से करना है। कैसे, बाय इक्वेशन 1। तो आप देखेंगे आपके बाय 1 आप देखोगे तो x इक्वल टू आएगा ए इनवर्स बी। एक्स को सेम, ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने क्या आई, 1/34। ए की वैल्यू क्या आई, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5 और पीछे b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, 3/2, 9। ठीक है, एक बार आप यहां तक क्वेश्चन को नोट करें समझ के, इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करके और आपको आंसर बताता हूं। सिर्फ इसके बाद मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करें। देखिए हमने क्या किया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से किया। तो मल्टीप्लाई आपको पता है फर्स्ट रो का क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से। तो आपके सामने ये आ जाएगा। फिर हमने तीनों को ऐड किया, 34, इन तीनों को ऐड और सेपरेट किया 70, इन तीनों को ऐड सेपरेट किया तो -51। फिर हमने क्या किया, 34 का डिवाइड इससे इससे और इससे किया, ये आया। अब आप देखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, हमारे पास कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी हमने लिख दी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 1/2, जेड की -3/2 और ये आंसर आ गया। आपकी क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है ना।
तो आप क्वेश्चन ध्यान से समझ के करें और इसको अच्छे से करें। इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस थ्योरी वाले हैं, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको ही करना है, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दे रखी है और फाइंड ए इनवर्स करना है, तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास ए गिवन है उसके लिए ये निकालेंगे, इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सॉरी जीरो तो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और आप क्या करोगे, ए इनवर्स के लिए दोनों को फॉर्मूले के अंदर लिख दोगे। तो आपके ये वाला क्वेश्चन तो एक तरीके से हो जाएगा। कैसे करना आपको पता है, ठीक है, बड़ा है लेकिन सिंपल है, जो आप कल सीख चुके हो। अब कर रहा है यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो हम यहां लिख देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। आप जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहां दिखेगा यहां पर x y z, और यहां दिखेगा आपको 11 -5 -3। अब देखिए आपका जो यहां वाला a है, ये इस a के सेम है क्या, सेम है। तो आपको पता है इसके लिए भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स यहां पर फाइंड नहीं करेंगे और यहां जो आया है वही हम यहां लिख देंगे। तो हो रहा ना यूज, तब आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसके लिए ट्राई करें। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बारे में डिस्कस करके हम आज का सेशन खत्म करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60। सेकेंड लाइन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90। यहां द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat, 3 kg rice is ₹70। अब आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। अब ये तो पता चल रहा है मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, और आपको क्या निकालना है, पर केजी का जो है कॉस्ट वो निकालनी है। तो हम यहां कर लेते हैं, लेट एक्स वाई और जेड। एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पर केजी कॉस्ट ऑफ ओनियन, ठीक है। वाई मान लेते हैं पर केजी कॉस्ट ऑफ, और जेड मान लेते हैं पर केजी कॉस्ट ऑफ राइस, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब आप देखिए, आप देखोगे 4 kg आपके पास ओनियन है, ठीक है, 4 kg। 1 kg का जो कॉस्ट है वो कितनी, x है, तो 4 kg कितनी हो जाएगी, 4x। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके सामने, 3y, और ये कितना हो जाएगा 2z, और इक्वल में टोटल कितने रुपीज दे रखे, 60। ऐसा लिख देते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप देखिए सेकंड लाइन के लिए और थर्ड लाइन को आप देखोगे ध्यान से, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 6x 2y 3z इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आप आसानी से इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या कर सकते हो, कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करके और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं, और आप 4.6 आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसको नोट करें। तो जो 4.6 की जितने क्वेश्चन भी बचे हुए हैं सारे आपके लिए होमवर्क में है, आप उनको अच्छे से करें। कल हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने साथ वाले फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।